बच्चों हम कर रहे थे चैप्टर 3 आपकी ज्योग्राफी का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम थे पेज 27 और कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका। मिनरल्स के बारे में हम देख रहे थे कि कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से मिनरल कैसे कैसे पाए जाते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। ठीक है, जो मिनरल्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन्स में पाए जाते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, ठीक है, मतलब ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में कैनेडियन रीजन पाया जाता है और नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है, फिर अपालेचियन रीजन और फिर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। सो ये 3 जगह पे जो है मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, सो जो आयरन ओर है, निकल है, गोल्ड है, यूरेनियम है, कॉपर है, वो कैनेडियन शील्ड रीजन में पाए जाते हैं। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। और कोल है, कोल कहाँ पाया जाता है? कोल इन द अपलेचियन रीजन। ठीक है, अपलेचियन रीजन में कोल पाया जाता है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में क्या पाया जाता है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में है वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में क्या पाया जाता है? कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। सो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में पाया जाता है। ये सारी जगहें के नाम हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 में पाया जाता है, कैनेडियन रीजन, अपलेचियन रीजन और माउंटेन रेंजेस। ठीक है, सो कैनेडियन रीजन में आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। अपलेचियन रीजन में कोल। और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में, तो ये वेस्टर्न, ये देखिए वेस्ट लिखा हुआ है ना, सो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में कॉपर, लेड, जिंक और गोल्ड, सिल्वर पाया जाता है। तो बच्चों ये जो मैं तीनों रीजन्स बता रही हूँ, यहाँ मैं आपको पेज 27 पे जो ये एटलास का मैप बना हुआ है उसमें दिखाती हूँ। सो देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, सारा ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ देखो ये जो साइड में है, ये जो साइड में है, देखो मैंने यहाँ शेड भी किया है। सो ये है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ठीक है, जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हमने बोला था। इसके बाद ये ऊपर ये बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, और तीसरा हिस्सा है अपाल्चियंस। अपाल्चियंस ये रहा। ठीक है, ये आपका अपाल्चियंस। ठीक है, सो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। सो इन 3 रीजन्स में जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 3 जोन्स में मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सारे यहाँ कैनेडियन शील्ड रीजन में पाए जाते हैं। कोल अपल्चन रीजन में पाया जाता है, ये कोल यहाँ अपल्चन रीजन में पाया जाता है। और यहाँ वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर पाया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से इन 3 रीजन्स में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। सो ये हमने नेम वाइज याद करना पड़ेगा। अब साउथ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं पेज 28 पे। सो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, सो ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। मतलब अच्छी क्वालिटी हाई ग्रेड आयरन ओर ब्राज़ील उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। साउथ अमेरिका में चाइल एंड पेरू करके हैं जगह है, वहाँ वो हैं कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स। फिर ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। ब्राज़ील के साथ बोलिविया भी टिन का प्रोड्यूसर है। तो ब्राज़ील का देखो 2 में नाम आ रहा है, आयरन और हाई ग्रेड आयरन और ब्राज़ील टिन का भी प्रोड्यूसर है। ठीक है, साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ। साउथ अमेरिका में और क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। ठीक है, तो इसके अलावा साउथ अमेरिका में इन सारे चीज़ों के भी डिपॉजिट्स हैं। मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है? सो मिनरल ऑयल साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू, कोलंबिया। सो चाइल, पेरू, ब्राज़ील, ये बहुत ही रिपीटेड नाम है इसमें। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसमें नो वे आउट है, आपको पॉइंट्स जैसे मैंने टिक कराए हैं, वो पॉइंट्स बना बना के आपको याद करना है। ठीक है, इसमें आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। इसके बाद अफ्रीका है। सो अफ्रीका भी है रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका में भी बहुत पाए जाते हैं।
अफ्रीका में सबसे ज्यादा। सो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्लेटिनम। ठीक है, सबसे महंगी चीजों का प्रोड्यूसर डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, सबका प्रोड्यूसर अफ्रीका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। कहाँ कहाँ? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में सबसे ज्यादा दुनिया का सोना वहीं प्रोड्यूस होता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर, बाकी कौन से मिनरल्स मिलते हैं अफ्रीका में? कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और कौन से मिनरल्स मिलते हैं? अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ठीक है, और कहाँ ऑयल मिलता है? सो ऑयल इज फाउंड इन नाइजेरिया, लाइबिया और अंगोला। ठीक है, तो इस तरह से अफ्रीका, अफ्रीका मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे सबसे ज्यादा दुनिया का सोना प्रोड्यूस करता है। बाकी जो मिनरल्स अफ्रीका में मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल कहाँ पाया जाता है? नाइजीरिया, लाइबिया और अंगोला में। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया भी एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। सो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा, ये बॉक्साइट भी एक मिनरल है। सो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। और किस किस का प्रोड्यूसर है? इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। ठीक है, और किसका है? इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लैड, जिंक एंड मैंगनीज। और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सो कालगुरली एंड कूलगार्डी, कालगुरली, कूलगार्डी एरियाज में लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में एंटार्क्टिका की जो जैसा कंडीशंस हैं, ठीक है, जो एंटार्क्टिका की कंडीशन है, सो उससे आप बता सकते हो कि वहाँ क्या मिल सकता है। ठीक है, सो जो कोल है, कोल पाया जाता है, कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं एंटार्क्टिका में। ट्रांसआर्कटिक माउंटेन्स एंड नियर आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका। आयरन और गोल्ड, सिल्वर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन। ठीक है, सो कोल पाया जाता है, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल पाया जाता है एंटार्क्टिका में। और क्या पाया जाता है? आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। इसके बाद इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? हमने ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब हमने कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से पढ़ा कि कौन से कॉन्टिनेंट में क्या पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। सो इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है आप उसको अच्छे से बाय हार्ट करें। तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है? सो आयरन, आयरन में हाई ग्रेड आयरन बहुत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आयरन? सो आयरन इज फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये नाम एकदम आपको रट लेने हैं। इंडिया का है, इंडिया आपको 8th में, 9th में, 10th में, ठीक है, 10th में तो पढ़ोगे ही इंडिया के हिसाब से। बॉक्साइट, सो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, अब पेज 29 पे देखते हैं। इसके बाद मीका। ठीक है, मीका कहाँ पाया जाता है? सो मीका सबसे ज्यादा, मीका कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का और एक्सपोर्टर है मीका का। ठीक है, सो सबसे ज्यादा मीका पाया जाता है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मीका का। कॉपर, सो कॉपर कहाँ पाया जाता है? सो कॉपर इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन, कॉपर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो मीका कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। एक्सपोर्ट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है।
और कॉपर राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फिर मैंगनीज कहाँ पाए जाते हैं? सो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो मैंगनीज यहाँ पाया जाता है। फिर लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? लाइमस्टोन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। सो लाइमस्टोन इन सब जगहों पे पाया जाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। इसके बाद गोल्ड कहाँ पाया जाता है? गोल्ड। ठीक है, सो गोल्ड कोलार इन कर्नाटक में पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, कोलार में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गहरा है। और मतलब इतना ज़्यादा गोल्ड अंदर है कर्नाटक के कोलार रीजन में कि उसको खोदना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सो मतलब गोल्ड आप देख सकते हो कि गोल्ड खाली एक जगह पे मिलता है और वो भी इतना अंदर है कि उसको खोदने में ही इतना खर्चा हो जाता है। ठीक है, सो एक ही जगह है जहाँ गोल्ड पाया जाता है इंडिया में, कोलार। और जबकि अफ्रीका था तो अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और इंडिया में गोल्ड खास नहीं है। इसके बाद सॉल्ट कहाँ पाए जाते हैं? सो सॉल्ट तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो इंडिया दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक सॉल्ट और दूसरा है मिका, MICA। तो ये दो मिनरल्स इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके बाद यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूजेस क्या हैं? सो मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सो मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल, इसमें देखो 6-7 पॉइंट्स हैं, आपको 3 से 5 पॉइंट, अगर 3 मार्क में आता है तो 3 पॉइंट, 5 मार्क का आता है तो 5 पॉइंट। So minerals are used in many industries. Mineral which are used for gems are usually hard. Gems मतलब रत्न बनाने के लिए। These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Copper mineral है, वो coin से लेके पाइप बनाता है। Silicon कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है, वो क्वार्ट्ज से मिलता है। क्वार्ट्ज भी एक मिनरल है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो वो ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और किचन में यूज होता है। सो मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मिनरल्स में जेम्स यूज होते हैं, उससे ज्वेलरी बनती है। कॉपर इज यूज फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर कहाँ कहाँ? कॉइन से लेके पाइप तक। सिलिकॉन जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। ठीक है, सिलिकॉन जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है वो क्वार्ट्ज से मिलता है। फिर एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। सो एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट से मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। ठीक है, सो इस तरह से आपको एल्यूमिनियम भी मिलता है। ठीक है, सो कॉपर कॉइन से पाइप्स, सिलिकॉन क्वार्ट्ज से मिलता है, एल्यूमिनियम आपका मिलता है बॉक्साइट से जो कि ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में यूज होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और किचन कुकवेयर में। ठीक है, फिर मिनरल्स का कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सो मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल हैं और हजारों साल लगते हैं इनको बनने में। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन है इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं जितना हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमें इसका वेस्टेज कम करना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें रिसाइकल करना पड़ेगा। सो तभी मिनरल्स रहेंगे। अगर आप मिनरल्स को कंजर्व करना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, सो मिनरल्स एक तो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यू नहीं होते हैं। रिन्यूएबल मतलब अवेलेबल ही होते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉन रिन्यू है, आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, मतलब कम मात्रा में अवेलेबल है, हजारों साल लगते हैं बनने में। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। वेस्ट नहीं करना है मिनरल्स को। रिसाइकल ऑफ मेटल इज अनदर वे। ठीक है, इन विच मिनरल कैन बी कंजर्व। सो 3 R हैं रीयूज मिनरल्स, 3 R हैं रीयूज मिनरल्स,
रिड्यूस मिनरल्स मतलब रिड्यूस द यूज ऑफ मिनरल्स, रिसाइकल द मेटल इन मिनरल्स, ठीक है। रीयूज द मिनरल्स, रिड्यूस द यूज ऑफ मिनरल्स, रिसाइकल द मेटल्स इन मिनरल्स, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप कंजर्व कर सकते हो मिनरल्स को। तो ये था आपका पेज 29। बच्चों अभी नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं पेज 30 से, जिसका नाम है पावर रिसोर्सेस। सो पावर रिसोर्सेस में देखो जो सनी की मदर है, इसमें एक ऐसी छोटा सा किस्सा दिया हुआ है कि एक सनी नाम का बच्चा है, उससे स्कूल जाना है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसके लिए गीजर ऑन करती है, फिर वो उसकी सनी के कपड़े आयरन करती है, फिर क्या करती है, वो किचन की तरफ जाती है और सनी के लिए ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर में, फिर सनी के लिए नाश्ता प्रिपेयर करती है गैस स्टोव पे, फिर सनी लाइट बंद करता है, ठीक है। सो ये सब देखो, ये सब क्या हुआ, पावर यूज कर रहे हैं ना आप। जब उसकी मदर ने गीजर ऑन किया, आयरन किया, ब्लेंडर यूज किया, ब्रेकफास्ट बना गैस पे, लाइट्स, ये सब क्या है, ये सब पावर या एनर्जी है। सो आप देख सकते हो हमारे उठने से ही, मतलब हम सिर्फ उठते हैं सुबह, तब से ही पावर का और एनर्जी का यूज हम बहुत करते हैं। तो सिटीज में लाइफ तो बहुत अच्छी है कि आप पावर और एनर्जी का यूज कर रहे हो, पर इतना ज्यादा अगर आप पावर और एनर्जी का यूज करेंगे तो फिर बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, मतलब क्योंकि सामने उतना पावर जनरेट भी तो होना चाहिए। सो साइंस ने पर इतनी तरक्की की है कि वो पावर और एनर्जी तो भी अवेलेबल रहते हैं और हमारी लाइफस्टाइल बदलती जा रही है दिन ब दिन। पावर हमें इंडस्ट्री में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ठीक है। सो इन सब में हमें पावर चाहिए। पावर को दो में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। सो कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। पावर को सोर्सेस भी कहा जाता है। सो 2 तरह के सोर्सेस होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है। सो कन्वेंशनल सोर्सेस क्या है, कन्वेंशनल, सो देखो यहाँ पे पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कन्वेंशनल होते हैं जो आप लंबे समय से यूज कर रहे हो, जैसे फायर वुड, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। फायर वुड और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, आप लंबे समय से यूज कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल है, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स। सो फायरवुड क्या है, फायरवुड में फायरवुड आपको पता है कुकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और हमारी कंट्री में 50% से ज्यादा फायरवुड ही यूज होता है, विलेजर्स वगैरह। ये इसमें क्या होता है, और फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल एक और लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल आपको पता होगा जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है। सो वो मतलब समझो उनका कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ती जाती है, अंदर दफन होते जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियन ईयर्स के बाद उनको अर्थ के हीट और प्रेशर की वजह से ये लोग फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स जो है, तो फॉसिल फ्यूल बने कैसे, so remains of plants animals which were buried under the earth for million got converted by heat and pressure into fossil fuel, ऐसे fossil fuel बने। fossil fuel के examples, so coal, petroleum, natural gas, ठीक है। so ये मतलब सबसे ज़्यादा conventional sources of energy के ये सबसे important sources हैं। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसा लगता है कि जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मिलियन ईयर्स तो फॉर्मेशन में लगते हैं और हमारी जो स्पीड है यूज़ करने की वो इसको ख़त्म ही कर देगी, ठीक है। अब कोल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन, स्टील, स्टीम इंजिन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉसिल फ्यूल है डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में, स्टीम इंजिन्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कोल से निकाल रहे हो तो उससे आप कहोगे थर्मल पावर। थर्मल मतलब हीट। सो कोल से जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो उसे थर्मल पावर कहा जाता है।
ठीक है। जो कोल हम आज यूज कर रहे हैं उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगे, और वो कैसे बना, तो जब बड़े बड़े प्लांट्स अंदर दफन हुए उनसे बना। सो बड़े बड़े कौन से प्लांट्स, जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स, ठीक है। सो ये जो प्लांट्स हैं ये अंदर दबते गए, इसलिए कोल को बरीड सनशाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोल आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ठीक है। इन सब जगह पे कोल पाया जाता है। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है? रानीगंज, जारिया, धनबाद, बोकारो, ठीक है। सो कोल वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। कोल इंडिया में कहाँ पाया जाता है? रानीगंज, जारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड, ठीक है। और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम, so the petrol that keeps your car running as well as oil that keeps your cycle from both begin as thick, तो जो पेट्रोलियम है वो थिक ब्लैक लिक्विड है, ठीक है, थिक ब्लैक लिक्विड है। सो जो पेट्रोल यूज करते हो या जो आपकी साइकिल में जो ऑयल डलता है वो पेट्रोलियम ही है, और वो गाढ़ा ब्लैक लिक्विड होता है, ठीक है। सो ये कैसे पाया जाता है? ये कोस्टल एरियाज, ऑयल फील्ड्स वगैरह में पाया जाता है। फिर इसको रेफिनरीज में भेजा जाता है और वहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं, फिर वहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है और वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। सो पेट्रोलियम इस तरह से मिलता है। सो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम और उसके बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कलर काला होता है। गोल्ड क्यों? क्योंकि बहुत वैल्यूएबल होते हैं, उसके यूजेस ही इतने वैल्यूएबल हैं, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं? सो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड कटार, ठीक है। और भी प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम के, यूएसए, रशिया, वेनेजुला, अल्जीरिया, ठीक है। और इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है? सो इंडिया में दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। सो इन सब जगहों पे कोल पाया जाता है। वर्ल्ड में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कटार, और उसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। इंडिया में दिग्बोई, असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टा। सो ये था आपका पेज 31, ठीक है। अब नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है? सो नेचुरल गैस आपने पढ़ा कि पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है, और क्रूड ऑयल मतलब ये क्रूड ऑयल में जब हम सारा प्रोसेस करते हैं तो नेचुरल गैस भी रिलीज होता है। सो नेचुरल गैस को भी आप डोमेस्टिक फ्यूल और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। कई लोगों की कारों में सीएनजी हम कहते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल गैस ही हुई। सो कहाँ कहाँ नेचुरल गैस ज़्यादा पाई जाती है दुनिया में? सो रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और इंडिया में नेचुरल गैस, पहले तो हेडिंग डालना, इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई। सो यहाँ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। सो जैसे हम इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, आजकल फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और मतलब अगर हम मतलब ध्यान नहीं देंगे तो किसी ना किसी दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। सो इसलिए हमें जो है नॉन कन्वेंशनल की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हाइडल पावर। सो देखो नाम हाइडल है, तो हाइडल का मतलब क्या होता है? हाइडल मतलब रिलेटेड टू वाटर। सो ये पावर कौन सा पावर है? सो ये भी कन्वेंशनल में ही आता है। हाइडल पावर क्या है? रेन वाटर या रिवर वाटर को डैम्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो स्टोर करके उनको ऊपर से नीचे फेंका जाता है हाइट्स से। सो ये जो फेंका जाता है पानी, ये मतलब पाइप्स से फेंका जाता है और टरबाइन से चलाया जाता है, ठीक है। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी को ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब डैम्स में जो पानी स्टोर होता है उसको हाइट से फेंका जाता है, टरबाइन से घुमाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो मतलब ये जो पानी ऐसे फेंका जाता है उसको फिर आगे जाके इरिगेशन में यूज करते हैं। 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। हाइडल पावर से 1/4 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पूरी दुनिया की। हाइडल पावर सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील। हेडिंग डालना हाइडल पावर,
चाइना। और इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है हाइडल पावर? सो सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। सो 4 जगह पे हाइडल पावर स्टेशंस इंडिया में पाए जाते हैं, भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये 4 जगह हैं इंडिया में जहाँ पे आपका हाइडल पावर जनरेट किया जाता है, भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये चारों डैम्स हैं। इन डैम्स में जो है फिर पानी ऊंचाई से गिराया जाता है, टरबाइन में फ्लो कराया जाता है और मिलता है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है पर हम पता नहीं यूज़ क्यों कम करते हैं। ठीक है, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप देख रहे हो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, कोल, पेट्रोलियम, हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि अगर इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना किसी दिन ये ख़त्म हो जाएगा। उल्टा पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिन्यूएबल भी है, मतलब ये अवेलेबल है, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये रिन्यूएबल भी हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट कैन बी फेल्ट बाय यूज। सन आपको पता है, ठीक है, सो सन की एनर्जी पूरे सारे जहान में सब जगह है। ठीक है, सो इसके फ़ायदे क्या हैं? सोलर एनर्जी के फ़ायदे हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी, नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, सोलर एनर्जी के फ़ायदे इन एग्जॉस्टिबल, नॉन पॉल्यूटिंग। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव है, मतलब सन की एनर्जी तो है पर उसको यूज़ करने का ज़रिया एक्सपेंसिव है, और ये वेस्ट भी बहुत होती है। ठीक है, सो इस तरह से ये फ़ायदा और नुकसान है। ठीक है, सो सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड। आप सोलर एनर्जी को किस में ट्रैप कर सकते हो, किस में पकड़ सकते हो? सोलर सेल्स में पकड़ सकते हो और आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सेल्स जब आप ज्वाइन करते हो तो सोलर पैनल बनता है और पावर प्रोड्यूस होता है हीटिंग और लाइटनिंग पर्पज़ के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। मतलब सोलर एनर्जी जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में हम आए, ठीक है, हमारे यहाँ सनशाइन बहुत अवेलेबल है, तो हमारे लिए तो ये वरदान है। ठीक है, सो सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर। ठीक है, तो इस तरह से इन सब जगह सोलर एनर्जी यूज़ होती है। सेकेंड है विंड एनर्जी। सो विंड आपको पता है ये भी कभी ना ख़त्म होने वाली है। आपने विंड मिल्स बहुत सुना होगा। सो विंड मिल्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग रेन्स, लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, सो विंड मिल्स भी पवन चक्की बोलते हो आप इसको। सो विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। विंड मिल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और विंड फार्म्स आपको कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, सो विंड फार्म्स पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में। ठीक है, सो इन जगह पे बहुत ज़्यादा विंड फार्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर आपको न्यूक्लियस ऑफ एटम से मिलता है। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम। सो यूरेनियम, थोरियम जैसे एलिमेंट्स से हमें न्यूक्लियर पावर मिलता है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम। सो ये फ्यूल्स हैं, ये दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये जो फ्यूल्स हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, जो दीज फ्यूल्स अंडर न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एमिट पावर। सो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर न्यूक्लियर पावर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं यूएसए, यूरोप। सबसे ज़्यादा यूएसए और यूरोप में न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है। इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, मोनोजाइट सैंड्स इन केरला में। ठीक है, और इंडिया में द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड एट। कहाँ पाया जाता है इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस? सो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड एट कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश और कायगा इन कर्नाटक।
सो न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जगह कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया में? सो कल्पक्कम, तमिलनाडु के कल्पक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान के कोटा, राजस्थान के राणा प्रताप सागर में, उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में और कर्नाटक के कायगा में। ठीक है। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पाई जाती है? तो जियो वर्ड का मतलब क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। सो जो हीट एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। सो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल। ये सारे किसके, क्या पढ़ रहे हो आप? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब जो अवेलेबल तो फुल हैं पर हमें यूज करने में बहुत ही वो होता है, हम यूज करने में कतराते हैं। तो कोई एक्सपेंसिव पड़ता है, कोई हार्ड पड़ता है, तो हम इसको यूज कम करते हैं। ठीक है। सो ये जियोथर्मल एनर्जी है, ये भी यूज होती है कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। सो ये कहाँ पाए जाते हैं? जियोथर्मल पावर, ये कहाँ पाए जाते हैं? सो USA has the world's largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America। USA में जियोथर्मल प्लांट्स हैं जिसमें मतलब हीट एनर्जी यूज की जाती है अर्थ की। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस, सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुग्गा वैली इन लद्दाख। ठीक है। सो जियोथर्मल प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब एनर्जी जो टाइड्स से, लहरों से मिलती है एनर्जी। ये भी नॉन कन्वेंशनल है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ठीक है। सो ये भी कैसे मिलती है? डैम्स बना सकते हैं और फिर उसके बाद जब ऊंची लहरें उठती हैं मतलब उनको फिर टरबाइन पे चलाया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो टरबाइन से, टाइडल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। सो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सो रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव हाई टाइडल मिल फार्म्स। सबसे ज़्यादा टाइडल मिल फार्म्स, बड़े बड़े मिल फार्म्स, टाइडल एनर्जी के भी मिल फार्म्स होते हैं, मिल्स होती हैं। सो रशिया, फ्रांस और इंडिया के गल्फ ऑफ कच्छ में है। इसके बाद है ये था टाइडल। फिर इसके बाद है बायोगैस, नॉन कन्वीनियंट में लास्ट, नॉन कन्वेंशनल में। बायोगैस तो आपको पता ही है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मतलब घास फूस, ठीक है, एनिमल का, प्लांट का, ये सब क्या होता है, उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। एक प्रोसेस होता है, वो करके उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। सो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट, एनिमल मटीरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फुल कॉल बायोगैस। फिर इनको किस में डाला जाता है? इनको डाइजेस्टर्स में डाला जाता है और बायोगैस रिलीज होती है। बायोगैस में क्या क्या होता है? बायोगैस में मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो बायोगैस है वो एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए। सो बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। तो एनर्जी तो देखो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है, पर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस एनर्जी को यूज करना। हर कोई, अगर हम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें, तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस, हमारी धरती को हम ज़्यादा रहने लायक जगह बना सकते हैं। आप जितनी एनर्जी सेव करते हो, आप समझो आप उतनी एनर्जी पैदा करते हो। ठीक है। सो आप एनर्जी बचा के दुनिया का बहुत ज़्यादा भला कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ देखो कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ जब हम कन्वेंशनल पढ़ रहे थे तब पेज नंबर 30 पे थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है। यहाँ देखो ऑयल के एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, नेचुरल गैस के एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। सो ऑयल का एडवांटेज क्या है? ट्रांसपोर्ट इजी कर सकते हो और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऑयल यूज होता है। डिसएडवांटेज, ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है, इसकी वजह, ये ऑयल थोड़ा सा ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, और इसमें से जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से एसिड रेन होती है। और इसमें से नया फ्यूल निकालना को आसान बात नहीं, मुश्किल है। नेचुरल गैस में एडवांटेजेस, इनको पाइप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लीनर है, मतलब बहुत ही साफ फ्यूल है। अगर आप
कोल से कंपेयर करो, कोल में काला काला होता है, ये बहुत ही क्लीन है और सस्ता भी है। आपको पता है नेचुरल गैस सीएनजी आपके फादर अगर कार में यूज़ करते हैं तो कितनी सस्ती पड़ती है। फिर फायरवुड में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। लकड़े का एडवांटेज कहीं पे भी मिल जाता है, एसेस मतलब कहीं भी मिल जाता है और एनर्जी बहुत सारे लोगों को पहुंचाता है। डिसएडवांटेज उसको काटना, उसको कलेक्ट करना बहुत ही टाइम ख़त्म कर देता है, पॉल्यूशन बहुत होता है इसको जलाने से, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिप्लीट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। लकड़े कटते हैं, ऑब्वियसली फायरवुड है, लकड़े कटेंगे। कोल का एडवांटेज, कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और मतलब कोल को आप आराम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, ठीक है, काला काला, और बल्की टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा भारी होता है ट्रांसपोर्ट करने में। हाइडल पावर, हाइडल पावर जो कि मतलब रिवर वगैरह से होता है वो पावर, ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इरिगेशन फिशिंग भी होती है इस पानी से, चीप सस्ता भी है। अच्छा, इसका नुकसान क्या है, तो जहाँ ये जनरेट करना पड़ता है वहाँ के बाजू के इलाके खाली कराने पड़ते हैं, फिर एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, और इसकी रिजल्ट्स बहुत कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये पेज 33 पे, यहाँ पे भी एडवांटेज डिसएडवांटेज था, ठीक है। विंड एनर्जी का एडवांटेज, नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं करता है और सस्ते में एनर्जी, अगर एक बार ये आपने लगवा ली तो एनर्जी सस्ते में मिलेगी, सेफ और क्लीन है। डिसएडवांटेज, आवाज़ बहुत करता है और विंड मिल्स लगाने में भी खर्चा बहुत होता है, और रेडियो और टीवी में इसका सिग्नल सही नहीं आता है, बर्ड्स के लिए बहुत हार्मफुल है। सोलर एनर्जी तो हमने डिस्कस कर लिया था। टाइडल एनर्जी, टाइडल जो लहरों से मिलती है वो नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब पॉल्यूशन नहीं करती है, एग्जॉस्ट नहीं होती है, और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी ये किसी दिन, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब टाइडल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर रहने वाले जानवर वहाँ नहीं रह सकते, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, निकालना बहुत मुश्किल है इससे। फिर न्यूक्लियर एनर्जी तो आपको पता है, यूरेनियम थोरियम बहुत ही खतरनाक एक एलिमेंट्स हैं, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब इसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो खतरनाक होता है, एक्सपेंसिव भी है ये बहुत। बायोगैस, ये सस्ता है और आराम से कोई भी बना सकता है और इससे पॉल्यूशन मतलब जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, इससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में। जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ क्या है, इसके एडवांटेज हैं, ये इको फ्रेंडली है, जियो मतलब अर्थ, थर्मल अर्थ की मदद से हीट यूज़ करना है, इको फ्रेंडली है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, हमेशा अवेलेबल होती है। सिटीज़ से ये दूर बनाना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है, और बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। ये सारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। We have covered the whole chapter 3. Just write each and every point very properly. Very easy chapter, learning ही बहुत करनी है। एक टिप दूंगी यहाँ पे, जहाँ जहाँ इंडिया आया है उसको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। इंडिया की जो भी जहाँ भी पाए जाते हैं उन्हें अच्छे से याद करेंगे। चलें, थैंक यू।